नमो नमः सर्वेभ्यः। भवतां सर्वेषामपि अद्यतनसद्यस्कक्षायां स्वागतमस्ति। अद्य द्वितीयस्तरस्य प्रथमः दिवसः अस्ति। अतः वयम् अहं सर्वेषामपि स्वागतं करोमि। सरस्वतीवन्दनां कृत्वा अस्याः कक्षायाः आरम्भं कुर्मः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैषदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारपहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। अस्तु, तर्हि भवतां सर्वेषामपि अद्यतनकक्षायां स्वागतमस्ति। अद्य वयं पठामः सर्वे सम्यक् प्रकारेण द्रष्टुं शक्नुवन्ति मन्ये? आं महोदयः। अस्तु, तर्हि वयम् आरम्भं कुर्मः। यथा वयं जानीमः, सर्वप्रथमं भवति वर्णानां परिचयः। वर्णः कः इति जानीमः। वर्णमाला कस्यापि भाषायाः ज्ञानं कर्तुं सर्वप्रथमं वर्णमालायाः ज्ञानम् आवश्यकमस्ति। वर्णानां समूहः इति माला। माला इत्युक्ते समूहः। यथा पुष्पाणां माला भवति, किं भवति? तर्हि पुष्पाणां समूहः, सा एव अस्ति माला। वर्णानां कति भेदाः भवन्ति? द्वौ भेदौ स्तः, स्वराः व्यञ्जनानि च। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते यस्य उच्चारणं स्वतन्त्ररूपेण भवति। स्वयं राजा इव भवति यः, सः भवति स्वरः। अतः स्वयं राजन्ते यस्य उच्चारणं स्वयमेव भवति, कस्यापि सहायतया अस्य वर्णस्य उच्चारणं, एतेषां वर्णानाम् उच्चारणं न भवति, ते स्वराः भवन्ति। व्यञ्जनं नाम किम्? तर्हि व्यञ्ज्यन्ते एभिः इति व्यञ्जनानि, येषाम् उच्चारणं स्वराणां सहायतया भवति। स्वतन्त्राः इत्युक्ते न भवन्ति। व्यञ्जनानि स्वतन्त्ररूपेण न भवन्ति। एतेषाम् उच्चारणं यदि कर्तुम् इच्छामः चेत् स्वराणाम् आवश्यकता भवति एव। व्यञ्ज्यन्ते एभिः इति व्यञ्जनानि। स्वराः, अग्रे आगच्छति स्वराः। प्रश्नः भवति यत् कति स्वराः सन्ति? तर्हि 13 स्वराः सन्ति। कति स्वराः सन्ति? 13 स्वराः सन्ति अथवा भवन्ति। उच्चारणं कथं भवति? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, री, री, ए,
ऐ ओ औ एवं अ एकम, आ द्वे, ई त्रीणि, ई चत्वारि, उ पञ्च, ऊ षड्, री री सप्त, री अष्ट, री नव, ए दश, ऐ एकादश, ओ द्वादश, औ त्रयोदश। एवं प्रकारेण इत्युक्ते त्रयोदश स्वराः सन्ति। अस्तु, एतेषां स्वराणां नाम अत्र ऋकारस्य द्वौ भेदौ तः ऋकारः, तदनन्तरं ह्रस्वऋकारः, दीर्घऋकारः। लृ इत्यस्य नास्ति, यतोहि लृ इत्यस्य दीर्घः न भवति, ह्रस्वः एव भवति। इतोपि अग्रे वयं प्लुत ह्रस्वदीर्घ प्लुत भेदानां विषये जानीमः, पठिष्यामः। वर्णमाला, वर्णाः, तदनन्तरं वर्णानां द्वौ भेदौ स्वराः कति भवन्ति? त्रयोदश, व्यञ्जनानि त्रयस्त्रिंशत्। स्वराणामपि भेदद्वयं, ह्रस्वाः तथा च दीर्घाः। एकः प्लुत भेदः भवति, किन्तु सामान्यतया लौकिकसाहित्ये प्लुतानां प्रयोगः न भवति। तत्तु भिन्नविषयः पाणिनीयशिक्षानुसारं अन्यस्मिन् व्याकरणग्रन्थे कुत्रचित् प्रयोगः दृश्यते ग्रन्थेषु। व्यञ्जनानामपि त्रयस्त्रिंशत् व्यञ्जनानि सन्ति। तेषां विभागद्वयमस्ति, वर्गीयाणि व्यञ्जनानि, अवर्गीयाणि। वर्गीयाणि इत्युक्ते येषां व्यञ्जनानाम् उच्चारणं वर्गरूपेण अस्ति। कथं? तत्तु अग्रे पश्यामः। ततः वर्गीयाणि भवन्ति अन्तस्था, अवर्गीयाणि अन्तस्थाः ऊष्माणः, स्थलमूष्माणः, यणोऽन्तस्थाः, यण प्रत्याहारस्थाः अन्तस्थाः वर्णाः भवन्ति। तथा च ऊष्माणः, शलः, शल्वर्णाः ऊष्मसंज्ञकाः भवन्ति। वर्गीयाणि के? कवर्गः, खवर्गः, कवर्गः, चवर्गः, टवर्गः, तवर्गः, पवर्गः। वर्गाः भवन्ति पञ्च, तस्मिन् पञ्चवर्णाः भवन्ति पञ्चविंशतिः। चत्वारः अन्तस्थाः, चत्वारः ऊष्माणः, अष्ट। पञ्चविंशतिः अष्ट त्रयस्त्रिंशत् अभवत्। इदानीं स्वराणां भेदविषये पश्यामः चेत् ह्रस्वस्वराः पञ्च भवन्ति, दीर्घाः अष्ट। यदि प्रश्नः आगच्छति कति ह्रस्वस्वराः सन्ति, तर्हि ह्रस्वस्वराणां संख्या का? कोऽपि वदेत्? पञ्च। दीर्घस्वराः कति सन्ति? अष्ट। आहत्य त्रयोदश स्वराः भवन्ति। पश्यामः के के ह्रस्वस्वराः भवन्ति। अ, ई, उ, री, लृ। एते पञ्च ह्रस्वस्वराः भवन्ति। दीर्घस्वराः के? दीर्घाः आ, ई, उ, री, लृ इत्यस्य न भवति। ए, ऐ, ओ, औ। एते अष्ट दीर्घस्वराः, पञ्च ह्रस्वस्वराः भवन्ति। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, री। लृ इत्यस्य ह्रस्वः एव, लृ। ए, ऐ, ओ, नाम ह्रस्व दीर्घस्वराः सन्ति, अतः एतेषां ह्रस्वः न भवति। ए, ऐ, ओ, औ दीर्घस्वराः एव भवन्ति। एतावत् अवगतवन्तः सर्वेपि? अग्रे चलामः। स्वराः त्रयस्त्रिंशत्, पञ्च ह्रस्वस्वराः, अष्ट दीर्घस्वराः। इदानीं व्यञ्जनानां विषये वयं पठिष्यामः। कति व्यञ्जनानि भवन्ति तस्मिन् विस्तृतरूपेण। वर्गीयाणि पञ्चविंशतिः, यतोहि पञ्चवर्गाः भवन्ति, तस्मिन्नपि पञ्च वर्णाः। अवर्गीयाणि अष्ट, शल ऊष्माणः,
ऊष्मा संज्ञकानां वर्णानां पंच तथा च तत् पश्यामः। कति वर्गाः सन्ति? पञ्चवर्गाः भवन्ति। कवर्गः, चवर्गः, टवर्गः, तवर्गः, पवर्गश्च। तर्हि पञ्चवर्गाः अभवन्। अवर्गीयाणि यदि तस्मिन् पश्यामः चेत् अन्तस्थाः चत्वारः, ऊष्माणः चत्वारः। अब अधुना वर्गीयाणि मध्ये के सन्ति? क, ख, ग, घ, ङ। एते कवर्गीयाः। चवर्गीयाः के? च, छ, ज, झ, ञ। तदनन्तरं टवर्गः आगच्छति। ट, ठ, ड, ढ, ण। एतस्य उच्चारणे स्वरस्य प्रयोगः भवति, अन्यथा प्रयोगं कर्तुं न शक्नुमः। टवर्गे त, थ, द, ध, न। एवं प्रकारेण पवर्गे अपि प, फ, ब, भ, म। इत्युक्ते पञ्चवर्गाः भवन्ति। तेषु पञ्चवर्गेषु अपि पञ्चवर्णाः। पञ्च गुणकः पञ्च नाम पञ्चविंशतिः वर्णाः वर्गीयाणि अवर्गीयाणि मध्ये अन्तस्थाः यणः अन्तस्थाः एतेन य व र ल। एते चत्वारः ऊष्मसंज्ञकाः ऊष्माणः वर्णाः स स श सः एते चत्वारः वर्णाः। चत्वारः इतोपि भवन्ति अयोगवाहः वर्णाः। तेषु अनुस्वारः कं खं चं डं एवं प्रकारेण यस्य विसर्गः रामः श्यामः यथा जिह्वामूलीयः उपध्मानीयः ऊष्माणः अन्तस्थः अत्र सर्वत्र विसर्गः। व्यञ्जनानि मध्ये अत्र यदि कुर्मः चेत् अनुस्वारः भवितुं शक्नोति। जिह्वामूलीयः कखाभ्यां जिह्वामूलीयः भवति क ख। एतस्य पूर्वं यदि विसर्गः भवति तदा जिह्वामूलीयः अर्थात् अर्धविसर्गवत् उच्चारणं भवति। उपध्मानीय मध्ये पा फा यदि भवति ततः पूर्वं विसर्गः भवति तदा स उच्यते उपध्मानीयः। सर आप बता रहे हैं, एक मिनट सर। जी बताइए। हाँ, जैसे आपने ये किया है क ख ग, ऐसे उच्चारण इनका किया है आपने, जो नीचे हलंत लगा है जी। तो इनमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है ना? स्वर जुड़ा हुआ है। बिना स्वर जुड़े हुए आप उच्चारण ही नहीं कर सकती। क के अंदर अच्छा, तो है जैसे क अर्ध ककार हाँ, प्लस आ इसमें जुड़ा हुआ है। केवल यदि व्यंजन तो का उच्चारण हो तो उच्चारण हो ही नहीं सकता है। हाँ नहीं, वो तो सर हम इतना ही जानते हैं, लेकिन जैसे जो ये लगा रहता है का के नीचे हलंत जो लगा रहता है, हाँ तो हमें पढ़ाया गया है कि इसको हम आदत क्या मानेंगे, इसमें स्वर नहीं जुड़ा रहता है। हाँ स्वर नहीं जुड़ा अगर है। पूरा का एक हाँ लिखने में तो स्वर समस्या नहीं नहीं, जुड़ा है लिख तो सकते हैं हम, उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अकेले जी। अकेले केवल क को अच्छा, उच्चारण करना है तो नहीं कर सकते हैं। ख का हाँ उच्चारण जी ठीक करना नहीं है कर सकते जी ना? इसमें जी। स्वर की तो सहायता पूरा हाँ इसीलिए आगे दिया गया है स्वर की परिभाषा कि स्वयं हाँ राजन्ते जी इति स्वराः। जो स्वयं में राज करते हैं या जो जी स्वयं में ही स्वयं से ही जिनका उच्चारण होता है उनको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वे जो है स्वर जी कहलाते बिल्कुल हैं। और व्यंजन जो स्वरों जी। की सहायता से उच्चारण किए जाते फाइटर से हैं वो व्यंजन हो हाँ गए, जी बिल्कुल व्यंजनते ना। हाँ जी, ये तो इनका बात विभाग क्लियर है, किया जा बिल्कुल सकता है। क्लियर है। इनका विभाग हाँ किया जी जाए, जी बिल्कुल व्यंजनते क्लियर। विभाग जिनका किया जा सकता है वो व्यंजन कुल मिला के, और विभाग जिनका नहीं हाँ किया जा जी सकता है वो स्वर हो गए। हाँ जी हाँ सर, नहीं वो बात तो क्लियर है हमारी, बस हम इतना ही पूछना चाह रहे थे, अगर ये का के नीचे विसर्ग लगा है तो इसमें स्वर का मिलन है, स्वर का मेल है। विसर्ग लगा है तो स्वर वो स्वर के अंतर्गत आता है नहीं। विसर्ग अभी आपने देखा ये हाँ अयोगवाह जी ना, जी अयोगवाह चत्वारः, तो ये स्वर और जी व्यंजन से भिन्न हो गए। अयोगवाह का कुछ फिर जगह हो व्यंजन में जी जी गणना की जाती है, कुछ जगह अलग। अयोगवाह चत्वारः अनुस्वारः विसर्गः जिह्वामूलीयः उपध्मानी। हिंदी में अंग और आह होते हैं स्वर के अंतर्गत, हाँ किंतु जी जी संस्कृत में नहीं होते हैं। जी जी धन्यवाद धन्यवाद। अब अग्रे चलामः संयुक्त वर्णाः। संयुक्त वर्णानां विषये पश्यामः।
जी अमित जी, कोई प्रश्न? किमपि प्रष्टुम् इच्छति? महोदय एक बार अयोगवा जो है उसके अंदर जीवा मूल्य और दूसरा जो है वो क्या है, वो एक बार रिपीट कर दीजिए अभी वो महोदय। आगे, अभी सब आएंगे, जीवा मूल्य हाँ, उपदमानी नो का। प्रॉब्लम। ओके 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 महोदय, धन्यवाद महोदय। चलिए, थोड़ा सा आप कह रहे हैं तो हम देख बता देते हैं। वर्गीयाणि मध्ये मन्ये सर्वेपि अवगतवन्तः। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? पंच वर्गीय व्यंजन होते हैं। क ख ग घ ङ। च वर्ग का च छ ज झ ञ। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। पांच वर्ग हैं, पांचों वर्गों में पांच पांच वर्ण है, अतः पंचविंशति वर्णाः अभवन् वर्गीयाणि व्यंजनानि। अवर्गीयाणि अष्ट अंतस्थाः यणोन्तस्थाः भी हम लोग पढ़ेंगे आगे महेश्वर सूत्र, उसमें यणोन्तस्थाः यण प्रत्याहार मिलेगा तो य व र ल, उसके अंतर्गत चार वर्ण है तो ये अंतस्थाः अंतस्थ वर्ण संज्ञक हो गए, अर्थात अर्धस्वर की तरह होते हैं ये मुख्य रूप से या वा, इसीलिए ए ई आई ओ यू, यू में मिलता हुआ है ना, यू अर्धस्वर कहा जाता है, सब संस्कृत से सब मिलेगा। ऊष्माणः शलम ऊष्माणः, तो शल जो होते हैं प्रत्याहार के अंतर्गत वो ऊष्म संज्ञक होते हैं। श श स ह, ये चार ऊष्म संज्ञक, इनसे बोलने से ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलेगी। हाथ रखिए सामने, समझ में आएगा हल्का हल्का। अब आते हैं अयोगवाह पर। अयोगवाह अनुस्वार, अनुस्वार जो हम लोग पढ़ते हैं जैसे कंग खंग चन टन डन, इस प्रकार से। विसर्ग कह सह एवं प्रकार नह। अब यहाँ यदि इसी में देख लें तो अयोगवाह कवर्गः चवर्गः टवर्गः तवर्गः पवर्गः अंतस्था ऊष्माणः उपदमानीय जीवामूल्य, ये सब भी विसर्ग हो गए। अब जीवामूल्य क्या है? कखाभ्याम, का और खा के पूर्व यदि विसर्ग होता है, अर्थात कोई भी वाक्य लिखा हुआ है जिसमें जैसे रामः का रामः खादति, खकार का जैसे उदाहरण देखते हैं तो रामः खादति। अब ये खादति से पूर्व खकार है, खा से पूर्व विसर्ग है रामः, तो इसको सामान्यतया रामः नहीं पढ़ेंगे, इसको अर्ध विसर्ग की तरीके से पढ़ेंगे, रामक खादति, रामक खादति। पूरा विसर्ग का उच्चारण नहीं होगा, का और खा दोनों के साथ, तो वो जब का खा के पूर्व रहेंगे तो वो होता है जीवा मूली। इसी प्रकार से यदि पा और फा के पश्चात होगा तो वह होता है उपदमानीय ना। जैसे राम रामः पठति, तो यहाँ पर रामः पठति आराम से, जैसे रामः चलति, रामः गच्छति, रामः स्वीकरोति, वैसे बोलेंगे तो उनमें चल जाएगा, किंतु पा है विसर्ग के पश्चात, तथा राम पठति, राम फलम खादति। समझ में आ गया होगा? आगे चलते हैं। आम महोदय। संयुक्त वर्णाः, अभिदानीं संयुक्त वर्णानां कथं भवति प्रक्रिया? क्ष भवति खलु, भव वदन्ति कक्षा, तु ककारस्य अनन्तरं छकारः भवति, च वर्गस्य अन्तर्गतं यत् छकारः भवति न, कच्छावत् उच्चारणं कुर्वन्ति, किन्तु कक्षा नास्ति, ष अस्ति, ष। यथा योगी महोदयः उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री न वदति सुरक्षा, बहवः हासं कुर्वन्ति किन्तु शुद्धं वदति महोदयः, अथवा वैदिकाः ये भवन्ति ते सम्यक्, यथा ज्ञ भवति खलु, ज्ञ यज्ञ, यज्ञं हरिः ओं यज्ञं यज्ञमन्तदेव न, यज्ञ ज्ञ इत्यस्य उच्चारणं कुर्वन्ति। ज्ञान जकारः तदनन्तरम् इकारः पुनः आ, तदा आगच्छति ज्ञ। तथैव त्र अस्ति तकारः तदनन्तरं रकारः पुनश्च आ। अत्र पश्यन्तु, एतेषां सहायतां कर्तुम् अकारः अत्र सर्वत्र अस्ति,
यत्र मूलरूपेण यत्रा इति अस्ति, ज्ञ अस्ति, क्ष, द्य, ध, ब्र, ह्यः, सर्वत्रापि अकारः अस्ति, अथवा अत्र तु विसर्गः भविष्यति। सर थोड़ा समय लेना चाहेंगे आपका यहाँ पे जी। सर जैसे ये है अक्ष, अज्ञ, एक मिनट आप देखिए सर, मुझे इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है इनका उच्चारण करने में। अक्ष आपको लगाना ही नहीं, आ कहाँ है इसमें? क्ष, 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 कक्षा, कक्षा, जैसे कक्षा बोलना है ना, कक्षा, जैसे कक्षा, जी मोदी, जैसे कक्षा हमने बोला, कक्षा, सुरक्षा ऐसे बोला। अगर हम इसको अक्षा, इसको हम कैसे बोलेंगे, उच्चारण कैसे करेंगे इसका? इसका पहले वाले का ही केवलम क्ष, क्ष, इसमें क्या की आवाज नहीं आएगी जब इस समय खाली बोलेंगे? हाँ, तो इसके बाद तुरंत तो आ रहे हैं क्ष, 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 अब वो का एकदम पूर्ण रूप से ककार की आवाज का नहीं रहेगा, का के पश्चात आकार नहीं रहेगा। क्ष, क्ष का बोलेंगे लेकिन तो अर्ध ककार है। क्ष, यथा सुरक्षा, यज्ञ न, ज्ञ, तो ज्ञ, जैसे शब्द होंगे ये शर है, इसको बोलेंगे हम, और ए अक्षर, इसको तो हमने अक्षर पढ़ दिया, जो अक्षर होता है। देखो मैं सही उच्चारण कर रही हूँ इसका, अक्षर, अक्षर। लेकिन अगर इसमें से जब और अगर इसमें से हम ए हटा दे सर, तो ये बच गया शर। शर, क्षर, क्षर, ककार का उच्चारण करेंगे, का को नहीं, क्षर नहीं बोलना है, क्षर, क्षर नहीं बोलना। ककार अर्ध ककार तो रहेगा ही, केवल आपका उच्चारण आ रहा है शर, क्षर, क्षर। सर जैसे है अक्षमता, अक्षमता, इसको सर अक्षमता दो शब्द हो गए, अक्षमता और एक ए हटा देंगे वो क्षमता, ऐसे बोलेंगे। हाँ, क्षमता। अक्षमता तो पूर्ण हो गया, अगर ए लगा है तो उसका अक्षमता पूर्ण हो गया, अगर ए हटा दिया तो कैसे क्या उच्चारण करेंगे उसका? क्षमता। का आप एकदम लगना नहीं चाहिए ना कि आप अर्ध ककार का उच्चारण, क्षमता, 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 क्षमता ऐसे। अस्तु, अन्येपि तावत् अभ्यासं कुर्वन्तु। अमित जी, कथं महोदयः कथं भवति निर्माणम् अस्य वदतु। एकस्य वक्तुम्, अब यथा अत्र अहं यद् दृश्यते तस्य वर्णविन्यासः कथं भविष्यति। क्ष इत्यस्य ज्ञातवन्तः, ककारः, तदनन्तरम् अर्धककारः, पुनश्च श, तदनन्तरम् अ तवाकारः, जकारः, इकारः, अग्रे अर्चना जी वदिष्यति अग्रे। अर्चना महोदय, त्र इत्यस्य। अर्चना महोदय, अभिषेक महोदय जी वदतु। अस्तु, उच्चारणं किं भविष्यति? त्र। अभिषेक महोदय। द य अ किं भविष्यति उच्चारणं? द्य न, यथा अद्य। ज्योत्सना महोदय, ध। ओ न, यथा युद्ध, युद्ध तथा। अत्र मूलरूपेण अत्र एतत् वर्णविन्यासं पाठयितुं, यतोहि ये संस्कृतम् अथवा तावत् सिन्धी भाषां न जानन्ति तेषां सौविध्यं स्यात्, कथम् उच्चारणं करणीयं तथा च मात्रादिकं कथं भवति। यथा
अत्र मात्रा तु नास्ति, किन्तु अग्रे यत्र मात्रा आगच्छति तत्र बहवः किं कुर्वन्ति, मात्रा पूर्वं लिखन्ति तदनन्तरं शब्दम् इति लिखन्ति। यथा इकारः आगच्छति तर्हि विकारः अस्ति, केचन लिखन्ति इकारस्य मात्रां तदनन्तरं वकारः, तो तथा न भवति, वकारः तदनन्तरं पुनः इकारः। तो ऐसे ही है, एवमेव अस्ति। एतत् सर्वम् इतः वयम् अग्रे चलामः। वर्णविच्छेदः अत्र वयं जानीमः कथम् एतेषां वर्णानां भवति। कोऽपि वक्तुं शक्नोति स्वेच्छया, अथवा एकस्य अहं वदामि। सबसे पहले एक का मैं बता देता हूँ, तत्पश्चात् भवन्तः। ककारः, तदनन्तरं षकारः, क्ष, पुनश्च अकारः न इति अभवत् क्ष, पुनः तकारः, पुनश्च रकारः, तदनन्तरम् इकारः 3, पुनश्च यकारः, तदनन्तरं विसर्गः। अब इदानीं ज्ञानम् अस्ति इति इत्यस्य कः वदिष्यति? ज्ञानं वदतु। सर मैं बताऊं? वदतु। ज धन य धन आ धन न धन अ धन म। अत्र मा तु भविष्यति, किन्तु भवतु, सम्यक्, समीचीनं, यतोहि अत्र नपुंसकलिङ्गे अस्ति। अग्रे कः वदिष्यति? अमित महोदय। त र इ त उ अ सु त र इ श उ ल अ म। शोभनम्, उत्तमम्। इदानीं वदिष्यति संजय महोदय। संजय महोदय, भवान् वदिष्यति। संजय योग साधक। अस्तु, धापूजी वदिष्यति। धापू चौधरी। र इ द ग न द, दकारः। य आ अकारः नास्ति, आ। य पुनश्च पूर्वं लकारः अस्ति, ल, अकारः, तदनन्तरं यकारः, पुनश्च विसर्गः। अस्तु, बुद्धि इत्यस्य वदतु, चलतु। रंजना महोदय, भवती वदतु। अच्छा, हाँ महोदय। ब पुनश्च उ द ध इ विसर्ग। इ इत्यस्य अनन्तरं विसर्गः। सम्यक्, शोभनम्। आशीष महोदय अथवा प्रवीण महोदय। पल्लवी जी। जी महोदय। ब्राह्मणः। पल्लवी जी वदति। प्रवीण महोदय तस्य अनन्तरं भवान् वदतु। ब धन र धन आ धन म मा नास्ति, ब्राह, ब्राह भवति, ब्राह्मणः, ब्रह्मा। धन म धन न अकारः, पुनश्च अकारः, अकारः, धन न ण, धन विसर्ग।
आम विसर्गः तदनन्तरं विसर्गः शोभनम् इदानीं प्रवीण महोदय शेंगदाणा भरूचका बोलो 10 किलो पाव किलो विसर्गः अस्तु सम्यक् प्रकारेण मन्ये भवन्तः ज्ञातवन्तः। अग्रे चलामः। अत्र स्वराणां त्रयः भेदाः भवन्ति। ह्रस्वस्वराः, दीर्घस्वराः, प्लुतस्वराः। मूलरूपेण त्रयः भेदाः। यतोहि प्लुतस्वरस्य तावत् प्रयोगः न भवति, यतः यत्र कुत्रापि द्वौ भेदौ अपि जनाः वदन्ति, किन्तु मुख्य रूपेण तु त्रयः भेदाः एव सन्ति। 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वराणां कथं किं भवति जानीमः। एकमात्राकालिकः स्वरः ह्रस्व स्वरः। एक मात्रा के समान जो स्वर है वह ह्रस्व स्वर होता है। एक मात्रा कालिकः इत्युक्ते यस्य उच्चारणं मात्रा नाम यदा चक्षुः भवति तस्य निमेष तस्य बारंबारम् उद्घाटनं कुर्वन्ति तु सामान्यतया यद् भवति एकवारम् उद्घाटयति तथैव भवति एकमात्राकालः। तु एकमात्राकालिकः स्वरः ह्रस्वस्वरः यस्य उच्चारणम् एकमात्रां यावत् भवति। ह्रस्वस्वराणाम् उच्चारणार्थम् एकमात्राकालः अर्थात् ह्रस्वस्वराणाम् उच्चारणार्थम उच्चारणाय ह्रस्व स्वरों के उच्चारण के लिए एक मात्रा का समय अपेक्षित होता है, या एक मात्रा वाला जो स्वर होता है वह ह्रस्व स्वर होता है। अ, ई, उ, री, ली। आंखें होती हैं हम लोगों की, जब एक बार सामान्यतया जितने समय में एक बार पलक झपकाते हैं वही है एक मात्रा सामान्यतया। आप कुछ सोच रहे हो, आंखें खुली ही हैं तो बात दूसरी है, या बहुत ज्यादा ही कर रहे हैं तो वो भी नहीं है। एक सामान्य दृष्टि में जितनी बार हम लोग अर्थात एक बार जब जितने समय में पलक झपकाते हैं वही वो है ह्रस्व स्वर की मात्रा का काल। यथा अ, ई, उ, री, री। एवं प्रकारेण दीर्घस्वराः द्विमात्राकालिकः स्वरः दीर्घस्वरः भवति। 2 मात्रा के बराबर समय वाला स्वर जो होता है वह दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वराणाम उच्चारणार्थम द्विमात्रा कालः आवश्यकः। दीर्घ स्वरों के उच्चारण के लिए 2 मात्रा का समय आवश्यक होता है। कैसे? अब इसमें एक बार पलक बंद करेंगे, खोलेंगे, जितनी देर उतनी देर का समय दीर्घ स्वर कहा जाएगा। यथा आ, ई, या फिर 2 मात्रा 2 बार पलक झपकाएं, ये समझ लें ना। आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ। सामान्यतः कितनी भी जल्दी बोलेंगे इन स्वरों को 2 मात्रा के बराबर समय लगेगा ही। राम भी कह रहे हैं तो रा को देर खींचे हम लोग ना, राम या राम। स्वर दीर्घ, इसमें भी देख रहे हैं थोड़ा सा करना पड़ रहा है, तो ये दीर्घ स्वर 2 मात्रा के बराबर स्वर होता है, मात्रा के समय वाला दीर्घ स्वर हो गया। प्लुत स्वराः त्रिमात्रा कालिकः स्वरः प्लुत स्वरः। 3 मात्रा के बराबर जो समय होता है वह प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वराणाम उच्चारणार्थम त्रिमात्रा कालः आवश्यकः। प्लुत
स्वरों के उच्चारण के लिए 3 मात्राओं का समय आवश्यक होता है, अर्थात कम से कम 3, बाकी तो फिर उसके बाद चाहे जितनी देर पुकारते रहिए किसी को ना। यथा अत्र साहित्ये एकम् उदाहरणं प्राप्यते, मिलति, प्राप्नुमः वयं। कृष्ण आगच्छ अथवा कमपि आह्वयामः चेत् मित्र मोहन, किंचित समयं यावत्, कुछ देर तक जब 3 या 3 मात्रा से अधिक जब बुलाएंगे किसी को या कुछ ऐसे करते हैं क्रियाएं, या जहां पर 3 ये जो 3 लिखा हुआ है, इस प्रकार से जहां पर लिखा मिल जाएगा जिस शब्द के पीछे, समझ लीजिए वह प्लुत स्वर है। इसकी यही पहचान है। आगे चलते हैं। ह्रस्व स्वराह के, दीर्घ स्वराह के, प्लुत स्वराह के। अ इ उ ऋ लृ एते पंचतु ह्रस्व स्वराः अभवन्। आ ई उ री ए ऐ उ औ एते 8 दीर्घ स्वराः। प्लुत स्वराः, ये प्लुत सभी स्वर होते हैं, इनका भेद अभी आगे देखेंगे। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्यादि के भेद से आ के 18 भेद होते हैं, ई के भी आ ई उ री, इनके 18 भेद होते हैं। लृ ई आई ओ औ के 12 भेद होते हैं। लृ का जो है दीर्घ नहीं होता है और ए आई ओ औ का ह्रस्व नहीं होता है। तो ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 हो गए। फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये 3 भेद और होते हैं। तो 3 3 9, और अनुनासिक और अननुनासिक, इन 2 भेदों से 18 भेद वही हो जाते हैं। जिनमें दीर्घ नहीं है एक हटा दीजिए तो 6 वही हट गए, तो 12 भेद हो जाते हैं लृ ए ऐ उ औ में। व्यंजनानि, स्पर्श व्यंजनानि। स्पर्श व्यंजन इत्युक्ते जिह्वा जिस स्थान पर स्पर्श करती है या जिन उच्चारण करने वाले स्थानों को स्पर्श किया जाता है, वहां से ध्वनि निकलती है, वह स्पर्श संज्ञक व्यंजन होते हैं। यतः जिह्वा नाम यतः यत्र जिह्वा स्पर्शं करोति तदपि चिन्तयितुं शक्नुमः। यथा अब जिह्वा तो तत्र न भवति, किन्तु ततः उत्पत्तिः भवति। यथा कंठः, जिह्वा तो ततः जिह्वा स्पर्शं न करोति, किन्तु कंठात् उत्पत्तिः भवति। यतः मन्यते यत् स्पर्श संज्ञक, ततः स्पर्शं कृत्वा अनुभूतिं प्राप्तुं शक्नुमः। यद् एतत् व्यञ्जनं स्पर्शमस्ति, स्पर्शसंज्ञकं व्यञ्जनमस्ति। यथा क ख ग घ ङ एते कवर्गीयाः, च छ ज झ ञ चवर्गीयाः, टवर्गीयाः ट ठ ड ढ ण थ थ द ध न तवर्गीयाः, तथा च पवर्गीयाः प फ ब भ म इति वर्गाः सन्ति। एतेषां वर्णानां संज्ञा स्पर्श भवति, स्पर्श संज्ञकाः वर्णाः इति भवन्ति। को स्पर्श संज्ञक वर्ण कहते हैं, का से लेकर के मा तक। कादयो मावसानाः स्पर्शाः, कादि में जिसके का है और मा जिसके अंत में है, ऐसे वर्ण स्पर्श संज्ञक कहलाते हैं, स्पर्श नाम दिया गया। व्यंजनानि तोपि अंतस्थ व्यंजनानि ऊष्म व्यंजनानि। अंतस्थ यणोऽन्तस्थाः य व र ल एते 4 वर्णाः अंतस्थ वर्णाः भवन्ति, अंतस्थ व्यंजनानि भवन्ति। तदनन्तरम् ऊष्म, स्थलमूष्माणः, श श सः श श सः एते 4 ऊष्म गर्मी। एतेषां वर्णानाम् उच्चारणे ऊष्मता भवति। अंतस्थः, अंतः स्थ, अंदर जो अंतः स्थितः अस्ति वर्णः,
यस्मिन् स्वरः स्वरस्य अर्धस्वरवत् उच्चारणं भवति, किञ्चित् स्वरः अपि अस्ति तदनन्तरं व्यञ्जनम् अपि अर्धबिभ्रत् विभ्रत संभृत विभ्रत इत्यादि भेदाः भवन्ति। तथैव अन्तःवर्णः तदनन्तरम् ऊष्मवर्णाः आगच्छन्ति। अनुस्वारः विसर्गः इति तु अयोगवाहस्य भेदः अतः भिन्नरूपेण तत्र भवन्ति। तर्हि स्वराः त्रयोदश भवन्ति, 5 ह्रस्वस्वराः तथा च 8 दीर्घस्वराः। व्यञ्जनानां 25 स्पर्शव्यञ्जनानि, 4 अन्तस्थाः, 4 ऊष्माणः, अयोगवाहः 2। यतोहि मुख्यरूपेण 2 एव अयोगवाहौ स्तः, अनुस्वारः विसर्गश्च। एतयोः द्वयोः प्रयोगः मुख्यरूपेण भवति, अतः अत्र 2 एव लिखितः। आहत्य 48 वर्णाः भवन्ति। अब इदानीं वयं माहेश्वरसूत्राणां वाचनं कुर्मः। एकवारं अहं पाठयामि, अनन्तरं भवन्तः पठिष्यन्ति। यथा ऐ ऊण् रील् ऋक् इ ऊङ् ऐ औच् ऐ वरट् लण् यमङ्गलनं झभै घढधष जब गडदश खफ छठथ चटताओ कपाए साश सर हल। एते 14 माहेश्वर सूत्राणि सन्ति। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ये साम उच्चारणम अर्थात नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम धर्तुकामः सनकादि सिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। एतस्य नाम शिवसूत्रजालम्, माहेश्वरसूत्रम् अथवा पाणे नाम तर्हि एते अत्र पश्यन्तु। पूर्वं स्वराः सन्ति ह्रस्वस्वराः आ इ उ रि लृ, एते ह्रस्वस्वराः। तदनन्तरं सबसे पहले ह्रस्वस्वर हो गए आ इ उ रि लृ। तदनन्तरं दीर्घस्वराः ए ओ ऐ औ क्रमशः। तदनन्तरं पुनः व्यञ्जनानि। अब व्यंजन आरंभ हो गया। ह य व र ल। हा की आवश्यकता कुछ कारण से एक व्याकरण नियमों के अनुसार थी, इसलिए आगे भी दे दिए हैं और बाद में भी अंतिम में, किंतु मूल रूपेण वो अंतिम है। एक प्रत्याहार में आवश्यकता होने के कारण इसको आगे भी कर दिया गया है। इसलिए य व र ल अर्धस्वर के अंतर्गत या व अर्धस्वर के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो व्यंजन ततः यणोन्तस्थाः यणः य व र ल लकारस्य ईद संज्ञा भवति, यतः तस्य गणना न भवति य व र ल। तदनन्तरं पंचम वर्ण, उसके बाद 5वें वर्ण जितने हैं न ञ म ङ ण न यमङ्गणनं। पुनश्च चतुर्थाः वर्णाः वर्गाणां झ भै घढ धष झभै घढ धष झकार झ भ घ ढ ध। पुनश्च अग्रे अस्ति जब गड दस खफ छठथ चट तव। अत्र अस्ति जब गड दस मध्ये तृतीयः वर्णः ज ब ग ड द। अत्र वा स्थाने बा भविष्यति, बकारः अत्र लिखितः अस्ति, बकारः भविष्यति। ज ब ग ड द एते तृतीयाः वर्णाः वर्गाणां वर्गों के तृतीय वर्ण हो गए। अब द्वितीय और प्रथम पर आएंगे। ख फ छ ठ थ चट ताओ कापाय। यत्र ख फ छ ठ थ द्वितीय वर्णाः वर्गाणां ख फ छ ठ थ। पुनश्च प्रथम वर्णः च ट त क प एते प्रथम वर्णाः। अब इदानीं तदनन्तरं किं भवति? मूल
ऊष्म वर्णा ऊष्म संज्ञकाः वर्णाः ऊष्म संज्ञक व्यंजनानि स श श स ह एते चत्वारः शाल् प्रत्याहारान्तर्गताः ऊष्म संज्ञकाः भवन्ति। एक बार हम उच्चारणं करोमि अनन्तरं भवन्तः किञ्चित् उच्चारयन्तु भवन्तः अपि। ऐ उण् रील् रिक् ए ऊङ् ऐ औच् ऐ वरट् लण् यमङ्गलनं झभञ् घढधष् जब गडदष् खफ छठथ चटतौ कपय सशर हल। कः पठिष्यति हस्तमुत्थापयेत्। अमित महोदय। आं महोदयः। हम्म। ऐ उण् ऋलुक ए ओङ् ए औच अयवरट लण यं म णं ण न म जभै ध ढ दश जव गड दश ख फ छ ठ चट तव कपय श स स स श स र हल। हाँ, किमस्ति पढ़ते समय हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि या तो हम इतनी स्पीड में पढ़ें कि हम सब पढ़ते जाएं, फिर रुकना ना पड़े, इतना ज्ञान हो। जब वो आत्मविश्वास या फिर लग रहा है कि कठिनता है, तब आप धीरे धीरे पढ़िए। इससे आपको नहीं आ रहा है यह भी कोई नहीं समझ पाएगा कि बहुत सोच समझ करके पढ़ रहे हैं, और जहां आ रहा है वहां भी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। अगला वाला जो है सोच देखते रहिए कि क्या है, ताकि गड़बड़ी ना हो। आई उन री लिक ए ओंग आई औच हाय वरट लण यमंगलनम झभाई घढधष जब गडदष खफ छठथ चटतौ कपय सर हल। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, तेजी से। आई उड़ रेल रिक एवं गया वो छेबरट लाने मगरनम झभाई गड़दस जब गड़दस खप चढ़ चटतौ कपय सर हल। इससे भी तेजी से पढ़ा जा सकता है, किंतु धीरे धीरे जितना आराम से पढ़ेंगे, दूसरों को हमको पता भी नहीं लगने देना है कि हमको नहीं आ रहा है। जहां आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, जहां नहीं आ रहा है थोड़ा धीरे पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि अपना जो है तैयार होते हुए चलेगा, गलतियां भी नहीं होंगी। आपने एक दो जगह गलती किया था, इसलिए मैं बता रहा हूं। हाँ, अन्य कश्चित। सर स्क्रीन नहीं आ रही है। क्यों स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? देख तो रही। आ रही है। आपके नेटवर्क में थोड़ी कुछ समस्या होगी। हाँ जी सर, हाँ अभी चली गई है मेरी स्क्रीन। हाँ, सुनीर तर्हि रंजना महोदय पठतु भवती। हाँ महोदय। अ इ उड़ रि ऋक ए ओंग आई औच। इसका आई औच यहाँ पर च नहीं बोलना है, यहाँ पर अंतिम वर्ण है और यह जो है विसर्ग युक्त है, अतः आई उण आकार का उच्चारण नहीं करना है। आई उण रेल रिक ए ओंग आई औच आई वरट लण यमंगलनम झभाई घढधष जब गडदश। आरंभात पठतु भवती। भवती आराम से पढ़िए, आराम से। अयुड रिलिरिक एउंग अयौच हयवरट लण यमंगलनम झभय घडदश जब गडदश खफ छटत चटतौ कपय शससर हल। अस्तु, इदानीम् अभिषेक महोदय। अ इ उन् इ लिक् ए ओन् ऐ औच् अय वरट् लण् यमण न म
यणम यमंगणनम 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 यमणनम अभय अभय झभाई गणधस गणधस अपछत जततौ अपय स सर हल। एक बार अहम पाठयामि, भवन्तः किञ्चित् उच्चारणं कुर्वन्तु, अनन्तरं ये वदिष्यन्ति। ऐ ओन् वदन्तु सर्वेपि। ऐ ओन् री लृक् ए ओंग आई औच हाय अवरट लण यमंगणनम झभाई घड़धस जबगड़दस खफ छठथ चटताओ कपाए सर तो ये इति माहेश्वराणि सूत्राणि, एते चतुर्दश माहेश्वराणि सूत्राणि सन्ति। अन्तिमरूपेण धापूजी पठिष्यति, अनन्तरं वयम् अग्रे चलामः। ऐउण रीलिक एओंग अयौच ऐयवरट लण यमगणनम जबाय गडदस जब गडदस खप छटत चटतो कपाय सर हल। जल्दबाजी करने के चक्कर में आपने भी बीच बीच में शुद्धियां की, सुधारिए इसको ना। अग्रे चलामः। वर्णोच्चारण स्थानम कस्य वर्णस्य उच्चारणं केन वर्णेन भवति, कथं भवति। अकुः विसर्जनीयानां कण्ठः वदन्तु। अकुः विसर्जनीयानां कण्ठः। अकुः विसर्जनीयानां कण्ठः। शोभनम्। अकुः विसर्जनीयानां कण्ठः इत्यस्मिन् पश्यामः। अ कु इत्यनेन कवर्गः, कु से कवर्ग बोधित होता है, ह से हकारः। विसर्जनीयानाम्, अब नाम लाम इति भवति षष्ठी बहुवचने। अ कु कवर्गः ह हकारः विसर्गः, एतेषां वर्णानाम् उच्चारणस्थानं कण्ठः भवति। अकारः, अब आकारस्य भेदा भेदोपि भेदा अष्टादश भेदाः भवन्तु, ह्रस्व दीर्घ प्लुत अथवा यत् यः कोऽपि भेदः भवेत् तस्य उच्चारणं कण्ठेन भवति। वदन्तु ओ, वदन्तु सर्वेपि अ क ख ग घ ङ ह। विसर्गः स्थाने यथा अह कः सः, यत्किमपि नाम तत्र विसर्गः यत्र भवति। अकारः ह्रस्व दीर्घ प्लुत यत्किमपि भवतु। कु इत्युक्ते इत्यनेन कवर्गः, क ख ग घ ङ, एते पञ्चवर्णाः।
पुनश्च हकारः तथा च विसर्गः एतेषां वर्णानां नीरज महोदय म्यूट करोतु। हाँ जी महोदय। अ कु एतेषाम् इत्युक्ते आ कु इत्यनेन कवर्गः ह हकारः विसर्गश्च एतेषां वर्णानाम् उच्चारणस्थानं कण्ठः अस्ति। तर्हि वयम् एकवारं पुनः उच्चारणं नाम यदि सूत्रं स्मरणे भवति को विसर्जनीयानां कण्ठः तर्हि समस्या एव न भविष्यति। वयं कुत्र कुत्र कण्ठस्य उच्चारणं भवति वर्णोच्चारणस्थानमस्ति कण्ठः स्वयमेव कर्तुं शक्नुमः। एकवारं तर्हि वयं पठामः अकुः विसर्जनीयानां कण्ठः। बोलिए आप सभी। विसर्जनीयानां कण्ठः। पुनः एक बारम अकुः विसर्जनीयानां कण्ठः। विसर्जनीयानां कण्ठः। एतस्य स्मरणं सर्वेपि कुर्वन्तु न। अत्र पश्यन्तु कंठस्य अस्ति। अत्र यदि यहाँ पर ऐसे स्पर्श करके देखेंगे तो हमको घर्षण जैसा कुछ महसूस होगा। से प्रतीत होता है कि यह स्पर्श संज्ञक वर्ण है और कंठ से यहाँ से ध्वनि निकल रही है। अग्रे अस्ति इचुयशानां तालु। तालु अत्र पश्यन्तु मुखे अत्र भवति। इचुयशानां तालुः वदन्तु। अब ई इत्यनेन ह्रस्व दीर्घ प्लुत वर्णाः कोऽपि केऽपि भवन्तु। चु इत्यनेन च वर्गः च छ ज झ ञ। य इत्यनेन यकारः श इसी को बोलते हैं इसीलिए तालव्य श न षकारः श स। तर्हि ई च छ ज झ य य श। वदन्तु सर्वेपि ई च छ ज झ ञ य श। एक बार हम वदामः सूत्रम इचुयशानां तालुः। इचुयशानां तालुः। तर्हि एतेषां वर्णानाम् उच्चारणस्थानं तालुः भवति। इतः अग्रे वयं श्वः पठिष्यामः। तर्हि अद्य शान्तिमन्त्रं कृत्वा विरमामः यतोहि समयः जातः अधिकः। पुनः भवति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। नमो नमः। नमो नमः।